Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज निधि। दोस्तों, पॉलिटी पीवाईक्यूज यहाँ हम कर रहे हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ। 4 से 5 क्वेश्चंस एवरीडे हम कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आप इस सीरीज का बेनिफिट ले रहे हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट से जाकर ये पूरी सीरीज देखिए। मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँगी अपनी टीम को कि पूरा एक मैराथन सेशन भी बना दें इसका, लेकिन आप साथ साथ करते हुए भी चलिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि तो हमें टॉपिक्स पता लग जाते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और दूसरा बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप थोड़े से अलाइंड होते हैं। आप पता होता है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। और कई बार हम कवर टू कवर बुक नहीं कर पाते तो कुछ टॉपिक्स हम मिस कर देते हैं। इस तरह पीवाईक्यू करने से हम बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज कीजिए जरूर साथ में। बिफोर वी बिगिन, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आपको यूज करना होता है मेरा कोड NDLive10। दिस इज माय एजुकेटर कोड, जिसका इस्तेमाल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ओपन कर सकते हैं। ये एक स्पेशल एक्सेस है जहां से आपको ये एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाता है। साथ ही इस कोड से आपको मिलता है 35% तक का डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन एट ऑफलाइन सेंटर्स। करोल बाग सेंटर में ये कोर्सेज हमारे फिलहाल चल रहे हैं। अभी जाइए, सेंटर विजिट कीजिए, सब्सक्रिप्शन के लिए कोड लगाइए ताकि 35% डिस्काउंट आपको मिल जाए। कोई और जानकारी के करोल बाग सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर भी कॉल आप कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो मुखर्जी नगर सेंटर है वहां पर भी ये कोर्सेज हम लेकर आए हैं आपके लिए। NDLive10 आपको कोड यूज करना है विद 35% डिस्काउंट। अगर आप चाहते हैं तो अपने कोर्स के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई भी और जानकारी के लिए आप मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर हमने शुरू किया जहां ना केवल हम UPSC की तैयारी करा रहे हैं, यानी IAS की तैयारी करा रहे हैं, बल्कि हम UP PCS की तैयारी भी आपको यहाँ पर करा रहे हैं। यहाँ पर आपको कोर्सेज फिलहाल एक ऑफर प्राइस पर मिल रहे हैं, लेकिन ये ऑफर प्राइस आपको तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10। यहाँ पर UPSC के फाउंडेशन कोर्सेज तो हैं ही, साथ ही UP PCS के लिए भी टेस्ट सीरीज और कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। यू कैन सी इट हियर। कोई और जानकारी के लिए सिविल लाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर फोन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेट ऑफ क्वेश्चन से फॉर टुडे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ? लिमिटेशंस ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, 10 सेकेंड का पॉज लेना है, प्री रीड करना है क्वेश्चन को एंड देन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाद में एक्सप्लेनेशन देखिए। डायरेक्ट आंसर बताना है फ्रॉम दी कोड्स 1 and 3, 2 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, so the answer to this is C, which is 1, 2 and 4। obviously people's responsibility to the government, no, it's vice versa, government's responsibility towards the people। all right, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनता की तरफ, ठीक है, नॉट वाइस वर्सा। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा जो रूल ऑफ लॉ है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, इस कॉन्सेप्ट को। बेसिक फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ एज पर डाइसी इज दैट लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्पेशल राइट्स फॉर एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिले हैं। लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है किसी तरह की डिस्टिंक्शन बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड द अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, सेक्स एटसेट्रा। कोई भी भेदभाव नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड यहां पर करेक्ट हो जाती है। किसी को भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी प्रॉपर ट्रायल के बिना। सबको ट्राई किया जाएगा बाय द सेम कोर्ट अंडर द सेम लॉ। कोई भी एक्सेप्शंस यहां पर नहीं होंगे अंडर द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सेफगार्ड है और एडवांस है एंड एडवांस द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन फ्री सोसाइटी। स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। रूल ऑफ लॉ डज नॉट गिव स्कोप ऑफ टू एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्री पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मन मर्जी नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 भी यहां पर करेक्ट हो गई। तो विद दिस लिमिटेशन ऑफ पावर्स, यस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यस, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, यस, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो। ऑलराइट, चलो consider the following statement. The Speaker of Legislative Assembly shall vacate her office if she ceases to be a member of the Assembly. Second statement, whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate her seat immediately. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2,
बोथ नीदर। अगेन 10 सेकेंड का पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एंड देन ओनली गो फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो आंसर हियर इज, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्पीकर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स, ठीक है। और यूजुअली स्पीकर तब तक अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक असेंबली की लाइफ होती है यूजुअली, लेकिन अगर वो वेकेट करते हैं अपना ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक केस है, कुछ केसेस में वो वेकेट कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन ये है कि जब वो अपने पद को त्याग देते हैं, अपने पद से उनको हटा दिया जाता है या वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, हटा दिया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली हट जाते हैं यदि वो मेंबर ऑफ द असेंबली नहीं रहते हैं। तो स्पीकर हैज टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली, ऑलराइट। या फिर लोकसभा, अगर वो मेंबर ही नहीं है तो वो नहीं रहेंगे पद पर, तो ऑटोमेटिकली उनका पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। यही दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 179 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व हो या जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो, जो स्पीकर हैं उनको अपना पद वेकेट नहीं करना चाहिए अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली। मतलब डिसॉल्व होने से पहली मीटिंग तक, फर्स्ट मीटिंग तक वो अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। इस ड्यूरेशन में पहली मीटिंग से जस्ट पहले वो अपना पद रिक्त करते हैं, ऑलराइट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। Which of the following reflects the nicest appropriate relationship between law and liberty? If there are more laws, there is less liberty. If there are no laws, there is no liberty. If there is liberty, laws have to be made by the people. If laws are changed too often, liberty is in danger. ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन आपको बताना है। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि कहीं ना कुछ सही तो है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आंसर इज बी, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। ना हम सब सोसाइटी में साथ रहते हैं, अगर यहां पर कोई भी रिस्ट्रेंट्स ना हो, कोई भी लॉज ना हो, तो ना तो ऐसी सोसाइटी पॉसिबल है ना ही डिजायरेबल। कानून ही नहीं है, सब अपने अपने हिसाब सब कुछ करेंगे तो दिल भी एक कियोस, राइट। तो ये बहुत एप्टली कहा गया है कि हमारी जो लिबर्टी है, कहीं ना कहीं हम अपनी अगर लिबर्टी चाहते हैं तो हमें दूसरे की लिबर्टी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो सर्टन लॉज। सो बेसिकली लिबर्टी टू बी एंजॉयड बाय एवरीवन, इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड हैव रीजनेबल रिस्ट्रेंट्स। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रेंट्स होने चाहिए। जो फ्रीडम है, इट मे रिक्वायर रिस्ट्रेन ऑफ लॉ ऑन द फ्रीडम ऑफ सम। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। तो कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रेन होगा ना, मन मर्जी नहीं हो सकती है, अनलिमिटेड नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम डू नॉट टू डू एनीथिंग दैट वन डिजायर्स और लाइक्स। जो मैंने आपको बताया, रिस्ट्रेन होना जरूरी है। इफ दैट वर टू बी परमिटेड, देन लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी एबल टू एंजॉय देयर फ्रीडम, नॉट बी एबल टू, क्योंकि आपकी जो फ्रीडम है ना, दे विल नॉट बी एबल टू एंजॉय देयर फ्रीडम, क्योंकि आपकी फ्रीडम हो सकता है किसी और को दिक्कत दे रही हो, परेशानी दे रही हो। तो अगर एब्सोल्यूट हो जाएगा तो सभी लोग फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फॉर एवरीवन टू एंजॉय फ्रीडम, लिबर्टी, देयर हैज टू बी रीजनेबल रिस्ट्रेंट, देयर हैज टू बी लॉज, ऑलराइट। तो फ्रीडम्स को डिफाइन किया जाता है इन सच, फ्रीडम को डिफाइन किया जाता है इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हिज और हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड विदाउट एंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, in the federation established by the government of India Act 1935, residuary power was given to, किसको दी गई थी residuary powers? फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नर्स। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है ना, हमारा शेड्यूल 7 में दिया गया है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, अनुसूचियां दी गई है ना, 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। देयर इज रेसिड्यूरी पावर ऑल्सो, रेसिड्यूरी लिस्ट भी है, उसमें जो चीजें आती हैं, उसमें जो प्रावधान है, सब्जेक्ट्स हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो ड्यूरिंग दिस स्टैब्लिशमेंट, फेडरेशन जब स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, तब रेसिड्यूरी पावर किसको दी गई थी, यहाँ पर ये पूछा। द आंसर इज गवर्नर जनरल, ऑलराइट। अंडर द 1935 एक्ट, गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद द रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ द फेडरेशन। So this was it for this session. दोस्तों, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स आप विजिट कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे फ्री डेमो क्लासेस आपको यहाँ मिलती हैं, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस आपको यहाँ मिलती है, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है,
एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ मिलते हैं और कुछ फ्री भी, जैसे फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी भी आपको हमारे सेंटर्स पर मिलती है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी आपको फिलहाल मिल जाएंगे अपने 2024 की तैयारी के लिए। सेंटर विजिट करना मत भूलिए। मुखर्जी नगर या फिर करोल बाग सेंटर दिल्ली में आप चाहिए विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स गिवन है, उन पर कॉल भी कर सकते हैं। बस आपको मेरा कोड याद रखना है NDLive10, जो नीचे लिंक दिया है उसको ओपन कर आप ये कोड यूज कर सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे फ्री डेमो क्लासेस के लिए भी। डोंट फॉरगेट टू गो एंड विजिट आवर क्लासेस। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.